बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब भी बात की जाती थी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। पाकिस्तान वाहिद नज़रियाती मुमलिकत जो इस्लाम के नाम पर बनी और जिसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान ने हमेशा बड़े इशूज़ पर और आलमी इशूज़ पर बढ़कर आगे अपना किरदार अदा किया है और ये रोल पाकिस्तान ने एक अरसे तक हमेशा अदा किए रखा। लेकिन अब नज़र ये आता है कि शायद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, सियासी लड़ाइयां इस हद तक बढ़ चुकी, सियासी बहरान इस हद तक बढ़ चुके कि हम एक कौम बनकर एक आवाज उठाकर दुनिया में जो मुसलमानों के साथ मुजालम ढाए जा रहे हैं उस पर अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए। हत्ता कि कश्मीर के अंदर जो मुजालम होते हैं, पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा भी आलमी अदालत में और दुनिया की अक़वाम के सामने उस अंदाज से नहीं उठा पा रहा जिस अंदाज से उठाया जाना चाहिए था। इसकी एक वजह यह भी बयान की जाती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं, सियासी हुकूमतें आती हैं तो इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट पर लगते हैं, फौजी हुकूमतें आती हैं तो सियासतदानों को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात तसलसल के साथ ना हो सके जिसकी वजह से एक पार्लिमानी जमहूरियत सही अंदाज से आगे न बढ़ सकी। इल्जामात एक दूसरे पर लगते रहते हैं, कोई किसी का गिला शिकवा करता है तो कोई दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराता है। लेकिन हकीकत यही है कि आज पाकिस्तान की आवाज दुनिया में उस तरीके से या उस अंदाज से इस्लामी ममालिक के लिए नहीं है जिस अंदाज से होनी चाहिए थी। आज हम तुर्की की तरफ देखते हैं, आज हम OIC की तरफ देखते हैं। कोई भी बड़ा मसला आया, फलस्तीन का इशू हुआ या मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस पैदा हुआ तो तुर्की की आवाज पर पाकिस्तानी कौम भी या दीगर इस्लामी ममालिक भी लब्बाई कहते हुए नजर आते हैं। गोया जो रोल पाकिस्तान का होना चाहिए था अब हमें कहीं ना कहीं तुर्की वो रोल अदा करता हुआ नजर आता है। उम्मत दो हिस्सों में, दो ब्लॉकों में तकसीम भी हुई, एक ईरान का ब्लॉक बन गया, एक सऊदी अरब का ब्लॉक बन गया, जिसकी वजह से भी खासा नुकसान पहुंचा और आज मुसलमानों की एक यकसू होकर कोई आवाज हमें दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्या पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए था और कैसा किरदार अदा किया जाना चाहिए था? क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आज इस नहज पर ले आए हैं कि पाकिस्तान से कोई बड़ी आवाज, तवाना आवाज उम्मत मुस्लिमा के लिए, अक़वाम आलम के लिए नहीं उठती? ये आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू होगा, क्योंकि पिछले कई रोज से आपने देखा OIC का इजलास भी तुर्की के अंदर हुआ। तुर्की ने जो स्टांस लिया फलस्तीन के हवाले से उस पर पूरी दुनिया के अंदर उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया। अगरचे जो तोक़ो की जा रही थी कि तुर्की से कि वो इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो सफारती तल्लुकात हैं उस पर नजरसानी करेगा, उससे लोगों की उम्मीदें उस अंदाज से सही साबित ना हुई। लेकिन इसके बावजूद तुर्की की आवाज को आज फिर भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जाता है। हम क्यों पीछे रह गए? हम एक ताकतवर कौम क्यों नहीं बन सके? हमारी लीडरशिप दुनिया के लिए एक मिसाली लीडरशिप क्यों ना बन सकी? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान के इंतखाबात करीब हैं और मुख्तलिफ इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। गैलप का सर्वे सामने आया, अब UNDP की एक रिपोर्ट ने एक नई हलचल पैदा कर दी है जिसमें कहा गया कि KPK के अंदर जो दावे किए जाते थे PTI के कि उसकी कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर हो सकती है, उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसमें कहा गया कि पंजाब के अंदर जो तरक्की की शरह है, पंजाब के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहीं ज्यादा है KPK से, और जो पंजाब के जुनूबी अजला की बात की जाती है, जुनूबी पंजाब की बात की जाती है, वहां पे जो सूरत हाल है वो KPK से भी बेहतर है। इस पर भी बात करेंगे और PTI से भी उसका मौकफ लेंगे कि आखिर PTI के ये दावे कहाँ रह गए जबकि आज वो नया एक 100 दिन का प्लान दे रहे हैं। तो जब माजी में 100 दिन का प्लान KP के लिए दिया गया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? ये भी पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और यह मकबूल जान साहब, सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार, कालम नवीस मेरे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करना चाहूंगा मैं। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, सेनेट में आपने अपना एक बड़ा अहम किरदार भी अदा किया। आज जब भी उम्मत मुस्लिमा की बात होती है, पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान का कहीं शुमार नहीं होता। हमारी लीडरशिप कहाँ रह गई कि अगर कोई मसला हो आलम इस्लाम का, हम तुर्की की तरफ देखते हैं, हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, हम दीगर ममालिक की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान से कुछ ताकतवर आवाज क्यों नहीं उठती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। तारीख पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि हमारे खित्ते के जो मुसलमान हैं, जब पहली जंग अजीम के दौरान टर्की के ऊपर बड़े मसाइब और मुश्किलात दरपेश आया तो इस खित्ते के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया और एक आलमगीर और बहुत ही आलमगीर शोहरत पाई और बहुत अच्छी तहरीक है जो आज भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मुझे याद है कि जब सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ उसके बावजूद
हमने आलमी किरदार अपना बरकरार रखा और जब 74 में OIC समिट पाकिस्तान में हुआ और फिर पाकिस्तान ने अपना तारीखी किरदार अदा किया। और फिर आप देखें पाकिस्तान हर उस मौके पे, जब हम तालिब इल्म थे तो हमें याद है कि हम वियतनाम के भी हवाले से मुजाहरे देखते थे, कंपोचिया के भी हवाले से देखते थे, हम जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर भी अगर कोई मुजालिम होता था तो लैटिन अमेरिका के हवाले से भी हमारे यहाँ तालिब इल्म और मजदूर और आम सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुन एक बहुत मौसर आवाज़ रखते थे। और जिसके वजह से आलमी नशियाती इदारे और आलमी इब्लाग में पाकिस्तान का एक नुमाया नाम था, पाकिस्तान उभर के सामने आया था। और इस तरह से जब आप कोई उभरते हुए मुल्क होते हैं जो एक मौसर आवाज़ होती है तो आपकी बहुत सारी बातें और भी सुनी जाती है, आपकी दलील में फिर वजन होता है। हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान, आप देखें जब बोस्निया और चेचनिया का भी वक्त आया था तो उस वक्त भी बोस्निया के मुझे याद है बहुत सारे पनागुजीर पाकिस्तान आए थे, उनको पनाह दिया गया था। अलीजा इज्जत बेगोविच जो उस वक्त उनके प्रेसिडेंट थे या हारिस सलाजिक जो थे वो पाकिस्तान आते रहे और पाकिस्तान का एक बड़ा नुमाया किरदार रहा है। उसके बाद आप फ़लस्तीन के हवाले से देखें तो हमारा बड़ा किरदार रहा है, सेंट्रल एशिया में देखें हमारा बड़ा किरदार रहा है, मिडल ईस्ट में देखें हमारा बड़ा, जहाँ कहीं भी हुर्रियत पसंदों की बात होती थी तो पाकिस्तान अपना किरदार, और फिर पाकिस्तान इस वजह से आलम इस्लाम में भी और पूरे UN में भी पाकिस्तान का एक रोल था, एक वॉइस थी। ग्रेजुअली वो कम होता चला गया जिसके वजह से, और फिर कुछ हमारे अपने भी इस तरह के हालात हुए जिसकी वजह से हमारे जो किरदार है, जो हमारे इंटरनेशनल एक पहचान थी, हमारी जो एक बहुत ही मजबूत और भारी आवाज़ थी, उससे हम महरूम होते चले गए। आज जब ये वाक़या हुआ है फ़लस्तीन का, अगर पाकिस्तान इसको इनिशिएट करता तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मीडिया को फोकस कर सकते थे हम, और उसमें हम न सिर्फ फ़लस्तीन की बात करते, हम साथ साथ उसको क्लब कर देते, नत्थी कर देते कश्मीर के साथ, कि ना सिर्फ इजराइल में इस तरह के मजालिम हो रहे हैं एक ब्लॉक, बल्कि हिंदुस्तान भी कश्मीर में कश्मीरी निहत्ते मुसलमानों पे जो जुल्म कर रहा है, हम उसमें अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी हवाला दे सकते थे जो हमारे साथ किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से। तो हम बहुत कुछ उजागर कर सकते थे, मगर हम चूंकि अंदरूनी सियासत में अपने पॉइंट स्कोरिंग में रह गए हैं, हम अब पाकिस्तान को मजबूत करने के बजाय अपने सियासी निज़ाम को, अपने इदारों को, अपने 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 हुकूक को, अपने अपने इख्तियारात को मजबूत करने पे आ गए हैं। इस दर पे जब हम आ गए तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान सेकेंडरी हो जाता है। होना ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान को अपना फोकस रखते और अपने इदारा हो या अपनी सियासी पार्टी हो या अपना निज़ाम है उसको हम बाद में रखते, तो फिर आज पाकिस्तान इस तरह से आइसोलेट नहीं होता और पाकिस्तान एक भारी आवाज़ के साथ हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता। ठीक हो गया मकबूल जान साहब, निहाल हाशमी साहब ने कहा कि हम एक ज़माने में हमारी आवाज़ बड़ी सुनी जाती थी, फिर रफ्ता रफ्ता हम अपने ही मसाइल का शिकार होते चले गए। चले अगर हुकूमत की बात करें, शायद खाकान अब्बासी साहब वहाँ गए, स्पीच की, उस स्पीच पे अच्छी की बुरी की, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ रह गई? पाकिस्तान के अंदर भी कोई बड़ा मुजाहरा ना हो सका। अगर तुर्की के अंदर लाखों लोग आ सकते हैं बाहर, उनसे उनके सदर खिताब कर सकते हैं, दीगर ममालिक के लोग वहाँ जाके खिताब कर सकते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी बाँझ क्यों हो चुकी हैं कि अक़वाम आलम की अगर बात हो या आलमी मसाइल की बात हो उसमें ना सिर्फ हुकूमत का कोई किरदार नहीं, सियासी जमातें भी खामोश तमाशाई बन गई? देखिए, बुनियादी तौर पर जो इस तरह के इश्यूज होते हैं जो कि क्रॉस कल्चरल होते हैं या क्रॉस कंट्रीज होते हैं, वो हुकूमतें लीड किया करती हैं। अगर तैयब अर्दगान ने वहां लीड किया तो हुकूमत का सरबराह है और वो ही उसको लीड कर रहा है। 74 की जो मूवमेंट थी, जो OIC की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने उसको लीड किया था। एक आम सा मुजाहरा जो है उसकी कोई हैसियत बनती नहीं होती। देखें ना, 1920 की जो खिलाफत मूवमेंट है एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर टर्न कर गई थी और वो गांधी जैसे लोग भी उसके अंदर शामिल हो गए। आपको याद होगा कि गांधी खासतौर पे उस मूवमेंट के अंदर शामिल था और उसकी तकरीर थी बाकायदा उसकी आगाज़ की जो कि जामा मस्जिद दिल्ली से की गई थी। तो वो तो एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिसके अंदर मुसलमान जो थे डेस्परेटली निकले थे और उस वक्त एक इक़्तिदार था। ये जो इस तरह के होते हैं बेसिकली हुकूमती मौक़िफ़ बड़े अजीब व गरीब चीज़ होता है जो कि आगे लेके बढ़ता है। ठीक है, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का या सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है कौमों के अरूज ज़वाल के अंदर। हमारे पड़ोस में 1949 में चाइना है जो आज़ाद हुआ था, उसके अंदर कभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, उसके अंदर कभी कोई इस तरह की सूरत हाल आपने कहते कि जमहूरियत है, उसका तसलसल है, तो फलाना है। 1973 में अमेरिका जैसा मुल्क था वो मजबूर होकर चाइना के घुटने टेके और उसने कहा ताइवान को हम बाहर निकालते हैं, यूनाइटेड नेशन में तुमको लेके आते हैं, परमानेंट मेंबर तुमको बनाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया, जो कि कभी ख्वाबों में सोचा नहीं जा सकता था। यही करीब के अंदर लीक्वान हुआ है, सिंगापुर के अंदर था। आप खुद सोचे ना
असल में हमने ये मॉडल बना लिया हुआ है कि जब तक जो कुछ वेस्ट में हो रहा है, अगर वो सिस्टम नहीं है तो हमारा मुल्क ठीक नहीं होता। ये कतर है, ये यूएई है, ये बहरीन है, यहाँ अमन है, खुशहाली है, सुकून है, इत्मीनान है, दौलत है, सब कुछ है, जमहूरियत नहीं है, मुल्क चल रहे हैं। तो असल मसला जमहूरियत का नहीं होता, लीडरशिप का होता है। पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। हमारी लीडरशिप जो है वो अपने आप से सेल्फ से राइज ही नहीं कर सकी, निकल ही नहीं सकी। आप सोच नहीं सकते कि हमने आप आज मुझे ये बताइए कि आज आप अपने लीडर्स को यहां बिठा लें और आप उनसे सवाल करना शुरू कर दें इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर, आपका मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जवाब नहीं दे पाएंगे। उनसे पूछ लीजिए कि जो मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस है इसके अंदर हो क्या रहा है, उनको नहीं पता होगा। ब्लैंक चेहरे ब्लैंक हो जाएंगे उनके। हमारे यहां जहालत का राज आया है, और ये सब किस्म की जहालत, और ये सब इदराक नहीं है या चाहते नहीं है, फर्क है इन दोनों चीजों में। मेहनत नहीं है, पक्की पकाई मिलती है, आराम से खाते हैं, सुकून करते हैं, 3-4 साल पे एक जगह बैठते हैं, फिर दूसरे बार दोबारा चले जाते हैं। आप देखिए ना लीडरशिप, आप अर्दगान की तरह तकरीर सुने ना, पता चलता है उसको, पता है आलमी सिनेरियो का। अल्लामा, एक मिसाल आपको देता हूं कौम का कि अल्लामा इकबाल ने एक दफा जब ये नज़म यहां पढ़ी थी ना इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में, तो उसने तो एक तरसती है तेरी उम्मत की आबरू उसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू उसमें, तो लाखों का मजमा चीखें मार के रोने लगा था। आज पूछ रहे तराबलस कहाँ है, लोगों को पता भी नहीं होगा तराबलस कहाँ है। उसकी वजह यह है कि ना हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हमने एजुकेट। आप अपनी टीवी की बहसें देख लेना, सती छोटी छोटी चीजें, ये पनामा से ये जा रहा है, ये पनामा से ये आ रहा है, ये फलाना ये हो रहा है, ये निकल, ना इंटरनेशनल सिनेरियो का पता है, ना इस चीज का पता है कि हम मुसलमान उम्मत क्या चीज होते हैं, कुछ भी नहीं है। हमारा हर शोबा जिंदगी जो है वो कमजोर हुआ है, उसमें जहालत छाई। क्यों जी निहाल हाशमी साहब, और ये सब कहते हैं कि इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, लीडरशिप जो है वो मर्ज करती है अपने असूलों की बिना पे, अपनी पॉलिसी की बिना पे और अपनी कमिटमेंट की बिना पे। हमारे यहाँ ये कमिटमेंट क्यों कम हो गई? चले जमहूरियत भी हम उस अंदाज से अपनी मजबूत ना कर सके जैसी होनी चाहिए थी, तो ना हम जो है एक काम कर सके ना दूसरा काम कर सके, तो फिर वजह क्या है? देखिए, जिन ममालिक का हवाला दिया औरिया साहब ने, वो छोटे छोटे ममालिक है जिनकी किसी की भी आबादी पाकिस्तान के 10वां हिस्सा नहीं है, और उनके पास चूंकि इस तरह की कभी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ और वो माशी तौर पे काफ़ी खुशहाल रहे। इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ औरिया साहब के कि हमारी जो अबलाग है उसने ग्रेजुअली ख़त्म कर दिया इंटरनेशनल इशूज़ को डिस्कस करना, और ख़ास करके एक अदवार आया जब हमने मुशर्रफ के दौर में ये देखा कि फोकस इस्लाम से हट के हम पाकिस्तान पे आया, फिर पाकिस्तान से बाद हम पंजाबी बने, सिंधी बने, पठान बने, बलोच बने, महाजिर बने, सराइकी बने, नहीं मालूम क्या कुछ बन गए। हमें उम्मत मुस्लिमा की जो एक बड़े कैनवस था उससे हमें समेट करके, और इसमें हमारे मीडिया का बड़ा किरदार है। हमारे मीडिया ने आज तक हमें नहीं बताया कि जनाब उम्मत मुस्लिमा में क्या क्या। अब आज उन्होंने कहा, ठीक कहा तराबलस के हवाले से, आज किसी को पूछ लें कि निकोर्नो काराबाग किस मुल्क में है और कौन से 2 ममालिक के उसके अंदर लड़ाई है, तो किसी को नहीं मालूम। आज अगर पूछे कि टर्किश साइप्रस किधर है तो शायद हमारे तालिब इल्म नहीं जानते। आज हमारी जो डिस्कशन है वो पर्सन ना ओरिएंटेड, हम महदूद होते चले गए। और मैं समझता हूं कि 1998 में जब बोस्निया का और यूरोप में एक बहुत बड़ा मौका आया था डिसइंटीग्रेशन का, जब सर्बिया के साथ ये हुआ था और मुसलमानों की अपराइजिंग हुई थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने बड़ा किरदार अदा किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो गए भी थे, चेचनिया भी गए थे, बोस्निया भी गए थे, वो और भी ममालिक गए थे और हमारे लोग आए थे। तो जब आपकी लीडरशिप को सेंट्रली आप फोकस करते हैं, आप उसको अंदरूनी हालात ठीक होता है, जब आपके अंदरूनी कोई मामलात नहीं होती, जब इलाकाई सियासत दम तोड़ रहा होता है, और जब वफाक की सियासत और मुल्क की सतह पर सियासत। और देखिए, एक बड़ी कोशिश की गई, हम बार बार इस पे बहस होता रहा कभी कि इस्लामी ममालिक है पाकिस्तान या गैर इस्लामी ममालिक है, इस पे एक पूरी डिकेड हमारा ज़ाया किया गया। और फिर कई ऐसे दानिश्वर आए जिन्होंने कहा नहीं जी इस्लाम से क्या ताल्लुक है, और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे नहीं बना था। दरअसल ये पाकिस्तान को उसके ओरिजिनल जो मंजिल था उससे हटाने की बात थी। इस्लाम जो है वो दीन की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, पूरे दुनिया के मजलूमों की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। मगर हमें ग्रेजुअली फिर पॉलिटिकल पार्टीज को और जो इदारे हैं उसको मजबूत नहीं होने दिया गया। वजारत खारजा हो उसे मजबूत नहीं होने दिया गया, हमारे जो थिंक टैंक थे उसे मजबूत नहीं होने दिया गया, हमारी सिविल सोसाइटीज वो कमजोर से कमजोर होती चली गई, हमारी इकोनॉमी नीचे। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था कि हमारे जो आज हो रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे जो रीजनल फोर्सेज हैं, उनके साथ हम कैसे अपने आप को नत्थी करें।
हमने अपने आप को सिर्फ नथी कर दिया एक ताकत से, एक मजहबी फिरके से, जिसके वजह से हमारे मुल्क में भी आपने देखा होगा कि फिरका वाराना लड़ाइयाँ शुरू हो गई और फिर दुनिया, जैसे आपने कहा, ईरान और सऊदीया 2 मुल्कों में तकसीम हो गए और आज हम अपने दखम को चाटने लग गए। मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे दानिश्वर, सहाफ़ी, इंटेलेक्चुअल्स, बैंकर्स, हर किस्म के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में हम जाकर के सर्विस देते हैं। तो एज ए नेशन हमें खड़ा होना चाहिए और खड़े होकर के हम पूरी दुनिया की जब हम वकालत करेंगे, तर्जुमानी करेंगे, तो यकीनन पूरी दुनिया भी हमारे साथ हमनवा होगी और कश्मीर का भी मसला फिर हम उजागर कर सकेंगे और बड़े मौसर तौर पे हम उजागर कर सकेंगे। और हिंदुस्तान जो हमारे बॉर्डर्स पे रोजाना चांदमारी करता है उसको भी हम उजागर कर सकें। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो प्लेटफॉर्म हम खुद खो रहे हैं और वो तभी हासिल हो सकता है जब हम पाकिस्तान को पाकिस्तानियत के तौर पे लेके चलें, इलाकाई सियासत और अपने इदारी सियासत और सियासी जमातों के साथ लेके ना चलें। ठीक हो गया हाशमी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि आलमी क़यादत में अंदरूनी खलफशार जो किसी मुल्क का होता है वो कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और ये सब बात जमहूरियत की नहीं, जमहूरियत होने या ना होने की नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी मुल्क के अंदर अगर मजहबी तफरीक इतनी बढ़ जाए, लोग एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे हों, गद्दारी के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर आयद किए जा रहे हों, एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान आपस में बगलगीर हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा हो, तो ऐसे मुल्कों की लीडरशिप को कौन दुनिया में मानेगा। और जो मुल्क देखिए, अब लीबिया की बात करें, इराक की बात करें, शाम की बात करें, तबाह हाल मुल्कों की लीडरशिप को कौन मानता है। देखिए, मसला यह है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। अभी एक किताब पिछले दिनों आई है उनकी, डॉक्टर इशरत हुसैन की, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और बहुत बड़े आदमी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने 40 सालों में 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 40 साल जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो था वो दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमीज में था, मतलब पहले 10 मुल्कों में था जिनकी मिसाल दी जाती थी पूरी दुनिया के अंदर। आप हैरान होंगे कि यही 40 साल हैं जिसके अंदर हमारे में सबसे ज़्यादा हमारी उस्ताद हमारे पर टूटी है। हमें जो मुल्क मिला था उसका हमें इंडिया से पैसे तक नहीं मिले थे, हमारी ना कोई ब्यूरोक्रेसी थी, ना इंडस्ट्री थी, ना कुछ और चीज़ थी। अब हालत आप देखें कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि बांग्लादेश के ज़माने में बना, अयूब खान का मार्शल लगा, ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, अफगान जहाद आया। 1990 तक का जो दौर है ये पाकिस्तान का ग्लेयरिंग दौर है। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ज़रा कोरिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर लें। कोरिया के अंदर आप अंदाज़ा करें कि 25 साल के अंदर 19 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यानी 1.25 साल में एक प्राइम मिनिस्टर होता था। उसके अंदर पार्क सदर था, उसको उनको कत्ल किया था। 4 उनके मुकायदा सूबे हैं जिनको उन्होंने आपस में इतना बुरी तरह आपस में लड़ाई थी, इसकी हिसाब ही नहीं। 8 दफ़ा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, तबाह और बर्बाद कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। एक काम उन्होंने किया था जो हमने 40 साल पहले किया था, उन्होंने आर्टिकल 80 से लेके 100 तक जो 20 शिकें थी, वो उसकी पूरी की पूरी इंतजामिया की शिकें थी, उसको तब्दील नहीं होने दिया। उन्होंने वो स्टील फ्रेम जो था ना इंतजामिया का जो होता है, उसमें किसी को नहीं दखल अंदाजी होने दी और वो फिर यूं घूमता रहा, वो चलते रहे। 120 बिलियन डॉलर उस पर कर्जा था। हमने सिर्फ 3 जंगें लड़ी हैं। बड़ी जंग जो है 17 साल की, उन्होंने जो कोरिया की जो पहली जंग थी वो 4 साल तक लड़ी गई थी। हमारा जो फौजी बजट है वो 4 बिलियन डॉलर है, उनका फौजी बजट 12 बिलियन डॉलर है। वजह यह है कि इंस्टीट्यूशन हमने तबाह किए। हमारे यहाँ फौजी आया, उसने भी इंस्टीट्यूशन को तबाह किया। हमारे यहाँ सियासतदान आया, उसने भी इंस्टीट्यूशन को तबाह किया। इंस्टीट्यूशन रीढ़ की हड्डी होती है, ये माशरे को हिलने नहीं देती। हमने हर अदारा जो है अब इस वक्त तबाह हाल है। अब इस राख से कोई चिंगारी पता नहीं बरामद होती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगती। इमरान खान आ जाए या कोई उसका कुछ और आसमान से कोई, उसका शेर याद आता है कि तेरा लिखा करेगा जहां क्या असर अदीम, या जिब्राइल लेके किताब आए तो है कम। तो ये हालत हमारी हो चुकी हुई। क्यों जी निहाल हाशमी साहब जो और ये सब बात कर रहे हैं कि इदारे इतने तबाह हाल हो चुके हैं कि कोई भी आज इनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, और इदारे अगर मजबूत नहीं होंगे तो मामलात बेहतर नहीं हो सकते। लीडरशिप इमर्ज होती है जब मुल्क का निज़ाम मजबूत होता है। देखिए, मैं बात चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मैं अगर तारीख पे नज़र डालता हूँ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, लीडरशिप वो इदारों से लीडरशिप नहीं थे, वो लीडरशिप थी और बड़ी लीडरशिप मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने उन्होंने स्ट्रेंथन दिया और वो उभर के आए और उन्होंने बाबा कौम बना और एक दुनिया की तारीख का अनोखा लीडर जो एक
एक ऐसे मुल्क को आज़ाद किया। पाकिस्तान मारूद वजूद में, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान का क़याम हुआ है। आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ, हम तो कभी थे ही नहीं दुनिया में, मगर हम क़याम। इसी तरह देखिए लीडरशिप, अगर लीबिया की बड़ी मजबूत थी, छोटा सा मुल्क था, कदाफी के वक्त में लीबिया दुनिया में जाना जाता था, उसकी एक आवाज़ थी। नासिर के वक्त में दुनिया जानती थी मिस्र को, सादात के वक्त में दुनिया जानती थी, शाह फैसल के वक्त में लोग जानते थे। तो जब लीडरशिप खत्म हो जाती है, और लीडरशिप एक दिन में इमर्ज नहीं करती, इसके लिए वक्त लगता है, कौम उसके पीछे खड़ी होती है। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि हम लीडरशिप के इमर्ज नहीं करने देते हैं। जब लीडरशिप इमर्ज कर रहा होता है तो हम उसके ऊपर बहुत सारे बहुतान लगा देते हैं। लीडरशिप को हम करप्ट कहते हैं, सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, मुख्तलिफ हवाले से उसको जब हम कंडेम करते हैं और आलमी अबलाग में हम उसकी जब खबरें और उसके चर्चे नशर होते हैं तो हम अंडरमाइन हो जाते हैं। और जब लीडरशिप कमज़ोर हो जाए, देखिए रजब तैयब अर्दोगान को अंडरमाइन करने की कोशिश की मगर वो नहीं हो सके। इसी तरह आप देखें महातिर मोहम्मद को भी कई वक्तों में उनको भी मातून करने की कोशिश की मगर वो इमर्ज हो गया है। आज उनके पास मजबूत लीडरशिप है तो दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। जहाँ पे लीडरशिप मजबूत नहीं होती है वो लीड नहीं करती। इदारे जो हैं वो ज़रूर बनते रहते हैं और बनना चाहिए, और इदारों को खुद बनना चाहिए। इदारों को कोई लीडरशिप आके डिस्टर्ब नहीं करती। इदारे खुद अपने डोमेन में रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो इदारे, जब इदारे अपने डोमेन से निकल के, वो पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई ब्यूरोक्रेसी हो या इवन मीडिया हो, अब मीडिया भी अगर अपने डोमेन से बाहर निकल करके रोल अदा करेगा तो फिर वो मीडिया का भी रोल अदा नहीं कर सकता है और कौम को और सोसाइटी को भी कोई खिदमत नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी वक्त है हमारे पास, हम लीडरशिप जो भी हमारे पास है उसको हम और मजबूत करें, उससे मौसर करें, हम उसको मिलान ना करें, और पाकिस्तान को हम एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है ये राइजिंग स्टार है दुनिया का। पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ है जो किसी भी अच्छे मुल्क के पास हो सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम डिवाइड ना करें नेशन को, हम नेशन को यूनाइट करें। जब नेशन यूनाइट होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और जब नेशन डिवाइड होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और हमारा यही तकाजा है कि हम यूनाइट करें। और यूनाइट कैसे होता है? जब आप पॉलिटिकली एक स्लोगन्स के साथ पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं कि हम ज़राअत में भी सबसे आगे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं, हम ईमानदारी में भी सबसे आगे हैं, हम मुहिब वतन भी हैं, और हम दुनिया में अमन और सलामती के सबसे बड़े अलमबरदार भी हैं। ठीक है, और ये सब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि हम अपनी ही लीडरशिप हो, खा वो आपकी फौजी लीडरशिप हो, आपकी सिविलियन लीडरशिप हो, हम उसको ज़्यादा मतून करने के हवाले से कुछ खुलकर ज़्यादा बयानबाजी करने के कायल हैं। इसी तरीके से हम अपने मुल्क के अंदर जो बेहतर चीज़ें पाई जाती हैं उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ मीडिया में, सोशल मीडिया पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है, फिर मैं इसी बात पे आऊँगा। उन्होंने कायद आज़म की बात की, कायद आज़म को विरसे में क्या मिला था? 1773 का एक ऐसा सिविल सर्विस का निज़ाम जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, कि वर्ल्ड्स बेस्ट निज़ाम समझा जाता था अपने ज़माने के अंदर, और जिसने उसके अफसरान ने जब वो वहाँ से आए थे तो उन्होंने यहाँ पर काम किया था। आप ना कौन सा ऐसा महकमा था जो स्टैब्लिश नहीं मिला? एजुकेशन सिस्टम उसका, इरिगेशन सिस्टम उसका, रेलवे का निज़ाम उसका, डाक का निज़ाम, ये सारे के सारे अदारे जिससे कायद आज़म ने एक अदारा भी कायम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, सिवाय एक डिपार्टमेंट इस्लामिक इंस्ट्रक्शन कायम किया था। उसके बाद जहाँ क्या हुआ, सबसे पहले जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप तक पता है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना, ठीक है, उसके साथ वो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल बैंक बना, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनी, उस कॉर्पोरेशन ने यहाँ अदारे खोले, ठीक। उसके बाद पर आते ही पाकिस्तान के बाद, और आप अंदाजा करें कि उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर के देखा देखी आया। फिर उसके साथ आप देखें कि इसी पाकिस्तान के अंदर 4-5 ऐसे अदारे इन्हीं लोगों ने, वो 1773 के जो ICSP वो लोग थे। लेकिन मसला पता है क्या है, उसके साथ साथ आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उनके अंदर एक अजीब माहौल था। आपकी सारी लीडरशिप जो है वो आई थी स्टूडेंट्स यूनियन से, स्टूडेंट यूनियन का गला घोंट दिया। अब मुझे समझ नहीं आती, लीडरशिप या तो किसी के घर में पैदा होगी जो बाप से चलना सीखेगी, या माँ से चलना सीखेगी, या किसी और से चलना सीखेगी। हम लीडरशिप की वो सूरत है, आइडियोलॉजिकल सूरत हाल हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। अब दूसरी बात जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, जिस जगह पे अदारे मजबूत नहीं थे धड़ाम से गिर गया। आप देखें इराक में सद्दाम ने अदारा मजबूत नहीं किया, सद्दाम गया खत्म हो गया। लीबिया का अदारा गया खत्म हो गया। आप अंदाजा करें नासर जो था वो कम्युनिज्म सूरत हाल के अंदर साथ साथ चलता था, खत्म हो गया। मैंने एक बहुत वाइब्रेंट मिसाल दी है आपको जनूबी कोरिया की। आज इस वक्त दुनिया की मेजर 450 कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान से भीख मांगने वाला मुल्क जो था, जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान के गले शेडोड थी, मैं आपको बताऊं कोई लीडरशिप वहां नहीं उठी।
अच्छा अब अंदाजा करें कि इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया कितनी डिक्टेटोरियल सूरत थी। मैं लीडरशिप मर्ज कर दी होती है, और रेवोल्यूशन का भी थ्योरी यही है कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। 5 साल और खुमैनी की अगर ईरानी कौम ना जागती, खुमैनी की कब्र को भी किसी ने नहीं जानना था। वो बैठे हुए थे इराक में, बैठे थे, पब्लिक उठती है, पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट है, हमने पब्लिक का गला घोट दिया हुआ मुकम्मल तौर पे। ठीक हो गया। यार हाशमी साहब, क्या लगता है आपको, अगर यही सूरत हाल रही, फतवे लगते रहे एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी के, इतना तनाव रहा इदारों के माबैन, तो फिर क्या मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, हमें मुस्तकबिल हमारा ताबनाक है अगर हम माजी से सबक सीखें। हमें याद है एक वक्त था जब अयूब खान को लोग इतना प्रेस करते थे और बादशाह कह देते थे, फिर हमने देखा कि ज़िया-उल हक को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, फिर मुशर्रफ साहब का बड़ा डंका पीटा गया, और फिर बाद में उन्हीं तीनों लोगों को हमने बहुत मातून किया। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप, कभी भुट्टो साहब को कहा गया कि एशिया के सबसे बड़ा लीडर है, फिर बेनज़ीर को कहा गया कि डॉटर ऑफ ईस्ट हैं, फिर नवाज शरीफ एक राइजिंग इमर्जिंग दानिश्वर बन के पैदा, फिर इमरान खान के बारे में बड़े चर्चे होने लगे। मगर हम खुद फिर क्या करते हैं, हमें जो पसंद नहीं आता है फिर हम उनको मातून करते हैं। आज नवाज शरीफ को भी मातून किया जा रहा है, कुछ तबका इमरान खान को भी मातून कर रहा है, कुछ पीपल्स पार्टी के भी लीडरशिप को मातून कर रहा है। तो हमें लीडरशिप को मातून करने के बजाय उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और हम अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हर किसी को, हम अपने अंदर तो चेंज नहीं लाते हैं, हम दूसरों को बहुत मातून करते हैं, दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपनी ज़ात में, अपने घर में, अपने इदारे में, अपने अख्तियार में हम कमी नहीं करते हैं, उसको हम और फैलाते हैं। हम दूसरे के डोमेन में जाकर के खेलते हैं और दूसरों। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की जो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, कायद-ए-आज़म की जो 3 जो ज़रूरी उसूल थे, उसमें अगर हम हो जाए एक साथ कि यूनिटी हमारे पास होनी चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए खड़े, हमारे यकीन कामिल होना चाहिए कि हम फेथ है, पाकिस्तान राइजिंग है और राइजिंग रहेगा, और यकीन इसी तरह से, और डिसिप्लिन हमें होना चाहिए। हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बाहर निकल करके मातून नहीं करना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को बुरा भला। अब एक तबका ऐसा भी आता है जो पाकिस्तान को ही बुरा भला कहना शुरू हो जाता है, फिर वो कहता है पाकिस्तान तो वजूद में गलत आ गया। अजीब अजीब मंतक होते हैं। हमारी मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स को अलाउ ना किया जाए, ऐसे बीमार जहन को अलाउ ना किया जाए जो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाए, जो पाकिस्तान के वजूद को और पाकिस्तान के लीडरशिप को। आपने देखा होगा माजी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी लोगों ने बहुत डिस्कस किया और नेगेटिव अंदाज में डिस्कस किया। तो मैं ये समझता हूं हमें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए और आगे की तरफ फोकस करना चाहिए, माजी को भूल जाना चाहिए। ठीक हो गया। मुझे एक और ब्रेक ले रही है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे। बात होगी सूबों के माबैन जो मुकाबले की, और मुकाबला किसका? तरक्की का मुकाबला। यूएनडी की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट को। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, यूएनडीपी की रिपोर्ट सामने आ गई और जो पसमानदा तरीन इलाका है पंजाब में, जनूबी पंजाब, कहा जा रहा है कि उससे भी केपीके बहुत पीछे रह गया। ये केपीके के फिर दावे थे जो हुकूमत के कि केपीके बहुत आगे जा चुका, नया सूबा बन चुका, ये कहाँ रह गए? देखिए, इस रिपोर्ट में मुझे कोई हकीकत नजर नहीं आती है, और ये डेकोस्ला रिपोर्ट है और इसमें किसी को टच ही नहीं किया है। ये सिर्फ ऐसी रिपोर्ट है जो मेरे ख्याल से ड्राइंग रूम के अंदर बना के शाये की गई है। इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए कि कौन से अजला हैं जो इतने बड़े तरक्की कर गए हैं, जो वो आज़ादी चाहते हैं सेंट्रल पंजाब से। अगर वो इतनी तरक्की याफ्ता है तो वो क्यों आज़ादी चाहते हैं, उनके अंदर ये मालूमी क्यों बढ़ रही है? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने, या तो ये कि केपीके से बेखबर हैं ये लोग, केपीके का इन्होंने विजिट ही नहीं किया है, इनको शायद पता ही नहीं है कि केपीके कहाँ पर है। तो ये बात तो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी मुझे केपीके में तरक्की नजर नहीं आ रही। तो वो जरा हेलीकॉप्टर से उतरे, जरा जमीन पर आए, मैं उनको बता दूं कि तरक्की आप किसको कहते हैं। जो इदारे बनाने थे, जो इस वक्त एजुकेशन पे वो 63 अरब से हमने 135 अरब पे पहुंचा दिया उसका बजट। इसी तरह जो हमारा हेल्थ का बजट था वो डबल कर दिया। जो पुलिस के रिफॉर्म्स है वो तारीखी रिफॉर्म्स है, सारी दुनिया जानती है, और मेरे ख्याल से आपका जितना भी मीडिया है वो इस बात पे गवाह है कि केपी की पुलिस जो है वो मिसाली है। तो इन्होंने जो चीजें बयान की है वो किस क्राइटेरिया पे बयान किए हैं, वो किस चीज को लेकर आगे चले हैं। वो हमारे साथ एजुकेशन की बात करें कि पंजाब का एजुकेशन बजट कितना बड़ा है हमारे 5 सालों में, और केपी का बजट कितना बड़ा है 5 सालों के अंदर। इसी तरह हेल्थ पे चले जाएं, इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स पे चले जाएं, अमन अमान पे चले जाएं,
जो ये हमसे पहले रोजाना धमाके होते थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये सारी चीजें मिला के मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह तेजी से तरक्की की है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल किया है। जो हमारे जमाना था जब हम आए थे, उस वक्त जितने भी बिजनेसमैन थे वो भाग भाग कर जा रहे थे केपी से, तो वो तो सारे वापस आ रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, रिवाइवल हो रही है किस्म की। और जो सरकारी स्कूलों की जो हालात थी वो उसके मुकाबले में आप देखें कि काफी बेहतरी आई है। लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। लेकिन तो शौकत साहब, यूएनडीपी को क्या जरूरत पड़ी इस किस्म के फिगर सामने लाने की? यूएनडीपी को क्या मसला हो सकता है केपीके के साथ, अगर इस किस्म की फिगर क्यों सामने लाए? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि यूएनडीपी के साथ क्या मसला है, लेकिन यूएनडीपी के साथ मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई इंडिविजुअल चीजें बताएं कि उसमें क्या ऐसे काम है जो केपी ने नहीं किए और वो जनूबी पंजाब में हुए। मैं तो जनूबी पंजाब की तो दूर की बात है, मैं तो सेंट्रल पंजाब को भी चैलेंज करता हूँ कि जो 5 साल हमारे गुजरे हैं, इन 5 सालों में वो हमारे साथ आए, बैठे और एक एक सेक्टर में हमारे साथ बात करें। मैं चैलेंज करता हूँ सेंट्रल पंजाब को भी। अच्छा यूसुफ साहब, अभी 100 दिन का प्लान दिया इमरान खान साहब ने, इसमें 2-3 चीजें मैं बड़ी शार्ट आपसे उस पर चाहूंगा। खुद मुख्तार नैब, लूटी हुई दौलत वापसी और 100 रोजा प्लान में करप्शन का खात्मा। ये प्लान तो 90 रोजा प्लान पहले भी इमरान खान साहब दे चुके, ना नैब खुद मुख्तार हुआ, ना लूटी हुई दौलत वापस लाई गई केपीके के अंदर, ना करप्शन का खात्मा हो सका। देखिए, इमरान खान ने 100 दिन जो बताया ना, वो 100 दिन ऐसे नहीं होते हैं कि 100 दिन जो है ना पूरे चेंज कर देगा निजाम को। 100 दिन जो होते हैं ना, वो एक अपनी हिकमत अमली होती है जिसपे आप आते हैं, फिर उस पर अमल दरामद शुरू होता है। तो ये 100 दिन एक प्लान है कि हमने करना क्या है, चीजों को किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है, फिर तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो ये 100 दिन का मतलब ना लिया जाए कि 100 दिन हो गए तो बस सारी चीजें जो है ना वो कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। एक चीज को स्ट्रीमलाइन करना होता है। जिस तरह हम कहते थे कि जी केपी पुलिस को हमने ठीक करना है, तो केपी पुलिस 90 दिन में तो ठीक नहीं हुई है ना, उस पर तो वक्त लगा है हमारा। लेकिन 90 दिनों में हमने उनको पूरा प्लान करके दे दिया कि जी ये हमारा रोड मैप होगा। इसी तरह आज अगर आप कोई दुनिया माने या ना माने, लेकिन मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि हमारा जो इस वक्त टेम्परेचर है खैबर पख्तूनख्वा का, वो जो हमने बिलियन ट्रीज किए हैं उसकी वजह से आप टेम्परेचर आप नोट कर लें पूरे पाकिस्तान का। और इससे अगर आप 5 साल पहले ले लें, 10 साल पहले ले लें और यही मौसम ले लें, उसका टेम्परेचर आप उठा के देखें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। यही चीज हम कहते थे विजन। विजन होना चाहिए लीडरशिप के पास कि आप इस वक्त अगर टेम्परेचर देखें, कराची का देखें, सिंध का देखें, उधर उधर देखें, ये सिर्फ इस वजह से कि वहाँ दरख्त की कमी है। अगर कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लोग कहते हैं ये भी कोई बात है, लेकिन अगर दरख्त होंगे इस मुल्क के अंदर, जंगलात होंगे इस मुल्क के अंदर, तो ये एनवायरनमेंट की भी आपको तब्दीली नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती है कि इन चीजों पे वहाँ काम नहीं हुआ है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो जंग हो रही है, जो खतरा महसूस किया जा रहा है, ये खतरा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने महसूस किया, एक छोटे से सूबे ने। बाकी लोग तो लूट मार में लगे थे, उनको तो फिक्र ही नहीं थी। वो कह रहे थे जी बिजली हम बना के देंगे, कहाँ है बिजली? मुझे जरा बताएं ना, ये 5 सालों में जो इन्होंने दावे किए थे, ये जो शहबाज शरीफ है, जो शोबाज शरीफ है, ये मीनार पाकिस्तान के नीचे जो पंखा मारता था कि मैं आया तो 3 महीने में बिजली दे दूंगा, ये इनके 5 साल नहीं, इनके तो 15 साल 35 साल का इक़्तिदार मुकम्मल होने जा रहा है। ये बिजली नहीं दे सके पाकिस्तान को, ये किस चीज की तरक्की की बात करते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। शौकत भाई बहुत शुक्रिया आपको। शुक्रिया यूसुफ साहब साथ मौजूद थे। और ये मकबूल जान से बड़ा शार्ट कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, ऐसी रिपोर्ट्स का क्या इंपैक्ट क्या होता है इलेक्शंस के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान में तो इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता, कहीं दुनिया में सर्वे होते हैं बड़े और तरीके से। और यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की, यूएनडीपी की, एशियन डेवलपमेंट की 3-4 रिपोर्टें अगर आप निकाल लें तो तीनों चारों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही होती है। ये वक्ती तौर पे आपका प्रोग्राम चलाने के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है। ठीक हो गया। निहाल हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं, सूबों के माबैन जो तरक्याती मनसूबे होते हैं, ये जो परफॉर्मेंस होती है, उसका कंपटीशन नहीं होना चाहिए बजाय इसके इल्जाम तराशियां होती रहे? कंपटीशन होना चाहिए। देखें, मैं ये समझता हूँ जिस तरह से अभी पिछले 2 दिन पहले पुल टूट गया और सयाह अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये तो उनकी डेवलपमेंट और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पता चलता है। जिस तरह से उन्होंने नैब को केपी में बन के, और वो कहे बिलियन क्या, वो तो कह सकते हैं ट्रिलियन तक लगा दिया उन्होंने। मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि केपी में कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, दरख्तों की चोरी जरूर हुई। और उनके अपने वजीर ज़ियाउल्लाह साहब क्या पंजाब में एजुकेशन में काम किया, आशियाना हाउसिंग स्कीम के अलावा जो दानिश स्कूल है,
दानिश स्कूल एक बड़ी मिसाली है सौदर्न पंजाब में। सौदर्न पंजाब के 8 अजला में दानिश स्कूल काम कर रही है। आज वो सौदर्न पंजाब में मोटर वो भी बना हुआ है, मेट्रो बस सिस्टम भी बना हुआ है, दीगर चीजें बनी हुई। केपी में सिर्फ बातें की उन्होंने, इससे अलावा कोई काम नहीं किया। वो बात भी करते रहे बैठ करके बनीगाला में। खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यूसुफ ज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।